हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने वेरियस टाइम मेजरिंग डिवाइसेस देखे, सनडायल, हमने देखा सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, और हमने इन सब के डिसएडवांटेजेस भी देखे। तो विद टाइम साइंटिस्ट कीप ऑन वर्किंग, है ना, टू डिस्कवर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। तो अब जो आज हम क्लॉक के बारे में डिस्कवर करने वाले हैं, बल्कि डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कवर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अ पेंडुलम क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक की डिस्कवरी वॉज फर्स्ट मेड बाय एक्चुअली द ग्रेट साइंटिस्ट नेम क्रिश्चियन हाइगन। और क्रिश्चियन हाइगन की इंस्पिरेशन थी, उनको किसने ये आइडिया दिया कि मतलब आई शुड मेक दिस पेंडुलम क्लॉक, दैट वॉज द साइंटिस्ट नेम गैलीलियो गैलीली. He was the one who gave the principle how these pendulum clock work. तो बात उन दिनों की है, हम हमेशा ये कहते हैं कि कई ये जो जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल. तो होता है, उन दिनों की बात है जब द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वॉज सिटिंग इन अ चर्च. तो चर्च में बैठे थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा कि एक लैंप जो था वो सस्पेंडेड था विद द हेल्प ऑफ अ चेन. और वो जो लैम्प था, हवा की वजह से इट वॉज मूविंग बैक एंड फोर्थ, इट वॉज स्विंगिंग. हम बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब क्या होता है, आगे पीछे, इसको कहते हैं बैक, BAC के बैक, एंड फोर्थ FORTH. इट वॉज मूविंग बैक एंड फोर्थ, यहाँ हम इसको कहते हैं TO2 एंड फ्रो मोशन. तो इट वॉज मूविंग बैक एंड फोर्थ. तो बीइंग अ साइंटिस्ट ही वाज लाइक कि ये एक टाइप ऑफ मोशन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ, इसको अपनी पल्स रेट से मेजर करता हूँ. पल्स रेट का मतलब क्या है, आपको पता है हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 to 80 टाइम्स क्या करता है, पंप करता है ब्लड. हमारी हार्ट बीट कितनी है, 72 to 80 टाइम्स. तो हमें पता कैसे चलता है, यहाँ पर हम कैसे पता चल सकता है कि हार्ट इज़ पंपिंग. एवरी टाइम जब हार्ट पंप करता है तो हमें यहाँ से पता चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्स रेट, है ना. डॉक्टर्स यहाँ से चेक करते हैं ना हमारे कंडीशन ऑफ द हार्ट, हमारी बॉडी यहाँ से चेक करते हैं. सो दिस इज नोन एज पल्स रेट. एवरी टाइम द हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट बीट होती है, तो हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्स रेट. ठीक है. तो उन्होंने देखा एक स्विंग हुआ, तो उन्होंने देखा अच्छा 2 बार पल्स रेट. एक और स्विंग हुआ, इसमें भी 2 बार पल्स रेट. एक और स्विंग हुआ, दैट ऑल्सो टेक 2 पल्स रेट. तो उन्होंने देखा कि सेम टाइप ऑफ मोशन बार बार हो रहा है, सेम टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो बीइंग अ साइंटिस्ट गैलीलियो वहीं रुके नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ मैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन खुद करता हूँ. ऐसा है, मैं खुद करता हूँ. तो वो ले आए एक थ्रेड और एक स्टोन, स्टोन को बांधा थ्रेड से और लटका दिया दरवाजे के साथ. और फिर से उन्होंने वही मोशन किया. कैसे मोशन किया, क्या वर्ड यूज करेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन, या हम क्या कह सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन. मूवमेंट शुरू की. उन्होंने फिर अपनी पल्स रेट से मेजर किया. उन्होंने देखा अरे वाह, अगेन सेम टाइप ऑफ मोशन इज हैपनिंग आफ्टर अ फिक्स टाइम गैप. तो वहां से गैलीलियो गैलीली ने बोला दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. Then this arrangement, which is repeating this motion after a regular interval of time, this type of motion is known as periodic motion. और इस अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया सिंपल पेंडुलम. आज हम लेबोरेटरीज में सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और कैसे करते हैं उसको देखते हैं. पहले हम लोग एक बार क्विकली हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, और एक बार मैं आपको रिटर्न में सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बात की, कुछ टर्म्स की बात की, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बोला देयर इज अ पीरियोडिक मोशन. What is periodic motion? What is periodic motion? The motion is repeated. The motion which is repeated. The motion which is repeated after. कब हुई रिपीट, मोशन इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम गैप. आफ्टर फिक्स टाइम गैप को हम क्या कह सकते हैं, इंटरवल भी कह सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशंस इन मतलब दे आर ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन कब कहेंगे पीरियोडिक मोशन को, कब हम
पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे व्हेन देयर इज बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, अब मैं डिफरेंस बता रही हूं, बैक एंड फोर्थ जो मैंने आपको वर्ड बोला, बैक एंड फोर्थ मोशन, या हम इसको कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर पेंडुल, जैसे हमारे स्कूल की बेल बज रही है, आफ्टर 35 मिनट्स, हर 35 मिनट्स के बाद बेल बज रही है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, दैट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन, सारी चीजें जो फिक्स टाइम के बाद हो रही है वो पीरियोडिक मोशन है। जो भी ये जो हमारा जैसे बेल बज रही है, सन राइजेज एवरी डे, है ना, तो दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, जो भी रेगुलर इंटरवल्स में एक्सक्यूज मी, तो दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, जो भी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। बट दोज पीरियोडिक मोशंस जिसमें बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, आगे पीछे मोशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस है बेसिकली पीरियोडिक मोशन है, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। मेरी बात समझे नहीं? सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। जिन पीरियोडिक मोशंस में सिर्फ बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, दैट आर ऑसिलेटरी मोशन। तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो गैलीली। और आज हम उस डिस्कवरी को कैसे समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास, अच्छा मैं दिखाना चाह रही थी, पहले मैं या तो बोर्ड पे दिखा देती हूँ आपको, तो हमारे पास, चलो दिखाई देते हैं, हमारे पास लेबोरेटरीज में ये अरेंजमेंट होता है। आई कुड अरेंज दीज मटेरियल्स फॉर यू। दिस इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज स्टैंड। ये स्टैंड है हमारा, हमने इसको फिक्स कर दिया है। ये थ्रेड, जो गैलीलियो गैलीली ने थ्रेड की बात की थी, तो हमने ये थ्रेड, ये जिससे फिक्स्ड किया, ये फिक्स्ड स्टैंड, और जिस चीज को लटकाया हमने, ये इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज मेटल बॉब। दिस इज नोन एज बॉल, या मेटल बॉल, या बॉब कहते हैं, BOB बॉब। इसमें हुक है ताकि मैं इसको थ्रेड को इसको टाई कर सकूं। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये रबर कॉर्क है ताकि मैं इसमें थ्रेड फिक्स कर सकूं। ये रबर की कॉर्क है, इसमें मैंने थ्रेड डाला हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ द गैलीलियो गैलीली। तो हम एक बार इसको बोर्ड में भी समझते हैं। तो गैलीलियो गैलीली वाज द वन, Galileo Galilei, the scientist, who was the one who gave the concept. इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। जिसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सिंपल पेंडुलम के थ्रू उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गैलीलियो गैलीली ने? पीरियोडिक मोशन। और इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो। तो कैसे, क्या डिस्कवर किया उन्होंने, क्या बनाया उन्होंने? पहले बेसिक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, ये हम इसको ऐसे दिखाते हैं हमेशा, दिस इज नोन एज रिजिड सपोर्ट। दिस इज द वे टू शो द रिजिड सपोर्ट। रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट नहीं है जिससे कोई चीज लटकाए और वो सपोर्ट ही गिर जाए, तो हम करेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट? द सपोर्ट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर उन्होंने एक थ्रेड लिया, और थ्रेड भी कैसा? नॉन इलास्टिक थ्रेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन इलास्टिक थ्रेड लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि थ्रेड की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, हमने कोई चीज थ्रेड से बांधी और लेंथ इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा मैं भी वेरीफाई करूंगी। और इस थ्रेड का एक एंड इन्होंने हुक से बांधा, दैट वाज द हुक, and the other end was attached to, this is known as metal ball, या हम इसको क्या कह सकते हैं? metal ball, sorry, हाँ, this is known as metal ball, और हम इसको बॉब भी कह सकते हैं, BOB। कितना इंटरेस्टिंग नेम है, मेटल बॉल और बॉब, वी कैन कॉल इट एज मेटल बॉल और बॉब। तो हमने क्या देखा? रिजिड सपोर्ट, नॉन इलास्टिक थ्रेड, हुक, मेटल बॉल, है ना, ये देखा। तो हमारा ये हमारी लेबोरेटरीज में अरेंज्ड ये होता है। दिस इज स्टैंड, ये पार्ट है स्टैंड, ये पार्ट है स्टैंड, ये क्लैंप पार्ट है, इसको क्लैंप कहते हैं। लेबोरेटरीज में जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे मैम स्टैंड का है, स्टैंड विद क्लैंप, इसको क्लैंप कहते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, मैं कितना भी इसको मूव कर लूँ, ये नहीं कि ये सपोर्ट नीचे गिर जाएगा। मेरी बात समझाए? और जहां से, जिस पॉइंट से लटकाया है,
इस पॉइंट को, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट से हमने इसको लटकाया, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, लटकाना, जिस पॉइंट से इसको हंग किया है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एंड यू कैन सी दिस इज नॉन इलास्टिक थ्रेड। मैंने इसको बॉल से, मेटल की है ये बॉल, इससे लटकाया भी है, तब भी ये इसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही। और इसकी लेंथ हम कहां से लेते हैं, लेंथ ऑफ द दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम, और इसकी लेंथ हम लेते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। सेंटर ऑफ द बॉब तक हम इसकी लेंथ लेते हैं। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम? द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब. So what is here L representing? Length of the pendulum. Length of the pendulum is taken कहाँ से कहाँ तक? From the point of the suspension to the center of the bob. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो ये है हमारा ये पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन वर्क है, हम जो गैलीली की डिस्कवरी है उसको प्रूव करेंगे। यस, ही वाज राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। हम पहले इसके पैरामीटर्स और डिस्कस कर लेते, फिर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि कैसे गैलीलियो गैलीली की डिस्कवरी वाज राइट। उन्होंने भी यही लिया था ना, उन्होंने भी सीलिंग फैन से एक चेन के थ्रू, दैट वाज अ रिजिड सपोर्ट, तो लैम्प वाज स्विंगिंग, तो हमने लैम्प की जगह मेटल बॉल ले लिया और रिजिड सपोर्ट में हमने ये ले लिया। और दिस चेन जो है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, चेन इज रिप्रेजेंटिंग दिस थ्रेड। अब और टर्मिनोलॉजीज इसमें ऐड करते हैं, मैं इसमें पेज में अकोमोडेट नहीं कर पा रही हूँ, तो आगे आते हैं। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं, इसमें और हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं इसमें। तो दिस वाज आवर रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वगैरह क्लियर है, ठीक है। नाउ दिस पोजीशन, let us label this position as A position. This is known as the mean position. When the bob is not moving anywhere, this is known as mean position or rest position of the bob. अगर आपके डायग्राम में देखो, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है 7-8 लेबलिंग्स आती हैं, तो वो वाले लेबलिंग्स ऐड करके, जैसे ये वाली रिजिड सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, नॉन इलास्टिक, ये बेसिक लेबलिंग्स ऐड करके आप एक और डायग्राम बना के उसमें और लेबलिंग्स ऐड ऑन कर दो, ताकि आपका क्लियर विजन है। तो मतलब ये डायग्राम के साथ आप दूसरा डायग्राम बना दो। तो थोड़ा सा स्पेस की लिमिटेशन है, तो मैं दूसरे पेज पे आ गई हूँ इसीलिए। सो दिस पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये देखो, ये दिस पोजीशन इज नोन एज द मीन पोजीशन, जबकि हमारा बॉब कहीं भी मूव नहीं कर रहा। दिस इज रेस्ट पोजीशन। मैंने इसको नाम दे दिया, लेट अस से इट एज ए। जब मैं अपने बॉब को इधर लेके आऊंगी, मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे लेके आऊंगी, तो दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं यहां से यहां ले गई, तो दैट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। सो लेट अस लेबल दीज एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं बॉब को यहां लेके आई, तो व्हाट इज दिस पोजीशन नोन एज, लेट अस से दिस इज बी पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब यहां से यहां पर आई, अगेन this position is known as, let us label this as C, and this is also known as extreme position, ठीक है। this distance from A to B or A to C, this I have labeled this as A. this A is known as the amplitude. ये क्या है अभी बताते हैं, amplitude of सिंपल पेंडुलम। ये जो सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, सिंपल पेंडुलम अब आप समझ में ही आ गया होगा। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, एक चीज को, जैसे ये मेटल बॉल को सस्पेंड करना एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से, दिस इज अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। और हम ये प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम सेम टाइप ऑफ मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स टाइम गैप। दैट वाज गैलीलियो गैलीली डिस्कवरी। तो ये हमारी पूरी लेबलिंग्स खत्म होती है। नाउ व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड? ना एम्पलीट्यूड मीन्स, यहीं पर लिख लेते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड मीन्स? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पोजीशन को मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूं, आप लिख सकते हो, मतलब कोई डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं है। मतलब कितना मैक्सिमम,
आपने बॉब को सेंटर पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से कितना लेके गए हो इधर इस तरफ, तो दैट इज नोन एज द, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. एंड माइंड यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एम्पलीट्यूड ऑन ईदर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. मतलब अगर यहाँ पर A to B distance is 5 centimeter, तो A to C distance will also be 5 centimeter. Amplitude on either sides are always equal. So I can say that here AB is equal to AC, which is representing the amplitude. Amplitudes are always equal. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना सिंपल पेंडुलम लेबल कर सकते हो. पहले ये बेसिक लेबलिंग्स दिखा दो, फिर अगर आपके पास लिमिटेशन ऑफ स्पेस है जैसे रिजिड सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्लियर होगा, नॉन इलास्टिक थ्रेड, ये सब दिखाने के बाद then you can add on these labelings. These are very important. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अभी दिखाती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट और क्लियर करूंगी. अब हम क्या करेंगे, मैं ये रेस्ट पोजीशन से, ये हमारी रेस्ट पोजीशन है, अब देखो जरा, ये रेस्ट पोजीशन है. अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन. पोजीशन एक्सट्रीम है, और रेस्ट पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड ऑन ईदर साइड्स आर ऑलवेज, एम्पलीट्यूड्स ऑन ईदर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. तो ठीक है, और ये जो पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम का ये जो बॉब है, ये कैसे मूव कर रहा है, देखो कैसे मूव करेगा, देखो आगे पीछे. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस इज पीरियोडिक मोशन. बट विच टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन. ठीक है, और जब ये बॉब, ये जो ऑसिलेटरी मोशन, जब ये एक बार, जैसे हमने यहां से लिया, यहां पर गया और यहां पर आया, तो इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन. ठीक है, जैसे कि मैं बॉब हूं, ये रेस्ट पोजीशन है, यहाँ पर रेस्ट, समझ लो यहाँ पर रेस्ट पोजीशन है ए पे, तो मैं बॉब हूँ, मुझे आप लेके आए यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ तो वन ऑसिलेशन कब होगा, वन ऑसिलेशन कब खत्म होगा, जब मेरे को यहाँ पर लेके आए, मैं यहाँ पर गई सी पे, फिर मैं वापस आई कहाँ पर, बी पे, तो इसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन. अब तुम बोलो कि मैम रेस्ट पोजीशन से क्या नहीं ऑसिलेशन हो सकता वन, बिल्कुल हो सकता है. कैसे हो सकता है, आप ए से बी गए, फिर बी से यहां होते हुए सी आए, और सी से फिर वापस ए आए. मतलब कि आपको पूरा दोनों तरफ जाके वापस ए में आना है. अब ए से बी गए, बी को वापस कहां पर आना है, ए पे, फिर ए से कहां जाना है, सी पे, फिर सी से ए पे आना है, तो वहां पर आपका वन ऑसिलेशन होगा. तो ऑसिलेशंस को आप टू वे से दिखा सकते हो, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस व्हिच आर शोन बाय द सिंपल पेंडुलम. तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन कहां पर है, ए से बी, फिर बी से आप डायरेक्ट दिखा दो, यहां से होता हुआ सी, फिर सी से ए, ये वन ऑसिलेशन. और दूसरा वे क्या है, या तो यहां पर, या तो आप सी पोजीशन पे आ जाओ, आप बॉब को ले जाओ, तो सी टू बी एंड बी टू सी, दिस इज वन ऑसिलेशन. एंड व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन, इस टाइप ऑफ मोशन को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, जो कि पीरियोडिक है. ठीक है ना, पीरियोडिक मोशन सारे ऑसिलेटरी नहीं है, पर जो जिन पीरियोडिक मोशंस में बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, उन टाइप ऑफ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और उनके एक बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन. तो अब हम देखने वाले हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि कैसे ये सिंपल पेंडुलम, कैसे हमारे को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक, मतलब कि द सेम टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल. तो हम क्या करने वाले हैं, सॉरी इतनी जोर से आवाज आ गई. तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मैं ना बीच वाला रेस्ट पोजीशन से मूव करना प्रेफर नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है. तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाऊंगी, और वन ऑसिलेशन आप मेरे साथ काउंट करिएगा. यहाँ से मैं अभी ये स्टॉप वॉच लेके बैठूंगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर आएगा, तो एक ऑसिलेशन. कहते हैं एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट. तो हम क्या करेंगे, 10 ऑसिलेशंस या 5 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर लेंगे, और अगर 10 ऑसिलेशंस का टाइम दिया हुआ तो वन ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेंगे उसमें से, क्योंकि टू मेजर द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन इज वेरी डिफिकल्ट. सो वी कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और फिर उसमें से लार्ज ज़्यादा का दिया हुआ है तो कम का तो निकाल ही सकते हैं. तो हम ये करेंगे. फिर दूसरी बात हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे. फिर दूसरी बात है हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करके देखते हैं क्या कोई ऑसिलेशन में फ़र्क आता है कि नहीं आता. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. Beta, this arrangement is known as simple pendulum. This position is known as rest position, and this position is known as the extreme position. Distance from rest and extreme position is known as amplitude. अब हम क्या करने वाले हैं, 10 oscillations का टाइम कैलकुलेट करेंगे,
10 ऑसिलेशंस का मतलब क्या, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर गया फिर वापस आया, तो दैट इज़ 1 ऑसिलेशन। तो हम ऐसे 10 ऑसिलेशंस का टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से 1 ऑसिलेशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करना इज़ नॉट ईजी। सो मैं स्टॉप वॉच रेडी रख रही हूँ, तो जैसे ही मैं बोलूँगी स्टार्ट तो स्टॉप वॉच विल गेट रेडी। 1 2 3 गो एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। कितना टाइम आया हमारे पास, 11.61। 11 पॉइंट हम डाटा लिख लेते हैं, 11.61 सेकेंड। अब हम फिर से स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। हम कैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, अब मैंने पहले एम्पलीट्यूड ये लिया था, अब मैं अपना एम्पलीट्यूड यहाँ ले रही हूँ। लेटर से इससे क्या फ़र्क आता है 10 ऑसिलेशंस के टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी स्टार्ट, वैसे ही स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। कितना आया हमारे पास, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 11.83 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एम्पलीट्यूड, अगर मैं अब ऐसा करती हूँ, एम्पलीट्यूड पहले से कम ले लेती हूँ और फिर से टाइम कैलकुलेट करती हूँ, तो ऑलमोस्ट दोनों केसेस में आपने देखा 11 सेकेंड आ रहा है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, एम्पलीट्यूड और कम ले लेती हूँ। अब ये वाले पॉइंट जहाँ से पहले वाला ये था, उससे ज़्यादा ये था, अब मैं उससे कम वाले ले रही हूँ। क्या इससे ऑसिलेशंस के टाइम में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं शुरू कर रही हूँ, लेस ले रही हूँ, लेट अस सी। स्टार्ट कर देना जब मैं बोलूँ स्टार्ट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। सो ऑलमोस्ट 11.23 सेकेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट तीनों केसेस में हम देखें तो तीनों केसेस में 11 सेकेंड्स आ रहा है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, कि जो ऑसिलेशंस का जो टाइम है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। आप इतना एम्पलीट्यूड लो, इतना एम्पलीट्यूड लो, इतना एम्पलीट्यूड लो, सो टाइम डज नॉट डिपेंड, टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो फिर अगर एक चीज अभी आपको मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ कि कैसे 11 ऑसिलेशंस जो है, अगर अच्छा वैसे ऐसे भी बता दो कि 10 ऑसिलेशंस के लिए अगर 11 सेकेंड लिया, हम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 11 सेकेंड ले लेते हैं, तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना लिया होगा, कैसे निकालेंगे, 11/10 विच इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। तो तीनों केसेस में एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1.1 सेकेंड। तो अभी मैं बोर्ड पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो अब ये तो हमने देख लिया इस लेंथ पे। अब हम क्या करते हैं, इस लेंथ को डिक्रीज, नहीं, इस लेंथ को मैंने सपोजिंगली दिस लेंथ आई हैव टेकन इज ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर, मैं अब इस लेंथ को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। इस लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है। पहले डिक्रीज करके देख लेते हैं कि टाइम कितना रहता है। तो ये देखो, मैंने इस लेंथ को डिक्रीज कर दिया। एक ही बार लेंगे 10 ऑसिलेशंस का टाइम, सो गेट रेडी विद दैट। ये देखिए, तो जैसे ही मैं बोलूँ आप स्टार्ट कर दिए। अब एम्पलीट्यूड की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी नो कि ये ऑसिलेशन का टाइम जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जैसे ही मैं बोलूँ स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। कितना आया हमारा, 9.24 सेकेंड, ऑलमोस्ट 9 सेकेंड। इसका मतलब लेंथ डिक्रीज हुई तो टाइम भी क्या हो गया, लेस। तो कितना हो गया, 10 ऑसिलेशंस के लिए अगर हम 9 सेकेंड मान रहे हैं, तो 1 ऑसिलेशंस के लिए कितना हो गया, 0.9 सेकेंड। तो पहले क्या था 11 सेकेंड, लेंथ डिक्रीज हुई तो टाइम भी कम हो गया। अब जितनी पहले लेंथ ली थी उससे लेंथ इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या रहता है। क्या करेंगे कि इस ऑसिलेशन, अब हमने स्मॉल लेंथ पे देखा, अब हम इसकी लेंथ को पहले से बढ़ा देंगे, ठीक है, पहले से बढ़ा देते हैं, इतना ले लेते हैं। अब हमने लेंथ पहले के कंपैरेटिव इंक्रीज कर दी, तो लेट अस सी इसमें कैसा रहता है हमारा टाइम। जब मैं बोलूँ स्टार्ट तब स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो इसमें कितना रहा, 14, कितना रहा 14 सेकेंड्स, है ना। तो इसमें हमारा 14 सेकेंड्स रहा, 14.12 सेकेंड्स रहा। तो दैट मीन्स अगर एक ऑसिलेशन के लिए निकालना हो तो कितना टाइम लगेगा हमारा, 14/10 दैट इज 1.4 सेकेंड, राइट।
तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हुई टाइम इंक्रीज हो गया, लेंथ डिक्रीज हुई तो टाइम डिक्रीज हो गया, और एम्पलीट्यूड के ऊपर ये ऑसिलेशन का टाइम डिपेंड ही नहीं करता. सो दिस इज हाउ द सिंपल पेंडुलम वर्क. दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ द गैलीलियो गैलीली. तो बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कैसे गैलीलियो वाज राइट दैट फॉर एवरी ऑसिलेशन टाइम इज ऑलवेज सेम. ठीक है, एंड टाइम for one oscillation does not depend upon the amplitude, it just depend upon the length of the pendulum. That is very important. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपनी पीपीटी पे वापस आती हूँ. एक और चीज मुझे इसमें ना एड ऑन करनी है. द टाइम, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना है आपको, एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड जो हमने निकाला? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन to complete one oscillation is known as time period. ये एक नया वर्ड है आपकी डिक्शनरी में. एक तो हमने आज इंट्रोड्यूस कर दिया था, what is amplitude? Amplitude means maximum displacement of the bob from its mean position. दूसरी बात हमने बताई थी oscillation. Oscillation का मतलब क्या है? one complete to and fro या back and forth motion. तीसरी बात मैं इसमें बता रही हूँ टाइम पीरियड, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. तो हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया. 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम निकाला, फिर उसमें से 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकाला. तो जो 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकाला वो एक्चुअली हमने क्या निकाला है? टाइम पीरियड. एंड दैट इज व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ द गैलीलियो गैलीली, दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट एवरी ऑसिलेशन इज सेम, एंड दैट इज द बेसिस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. और पेंडुलम क्लॉक को पहले किसने बताया, किसने इसके बारे में डिस्कवर किया? दैट वाज द साइंटिस्ट नेम क्रिश्चियन हाइगन्स. तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं गैलीलियो गैलीली की. इसके ऊपर ना टाइम पीरियड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, मतलब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे. तो हम ऐसा करते हैं, अपनी पीपीटी पे वापस जाते हैं. तो पीपीटी पे वापस जाके फिर मैं आपको बुक में भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ फटाफट से. तो कमिंग बैक टू माई पीपीटी. ठीक है, तो दिस इज आपकी थियरी के लिए आपको व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. तो हमने सिंपल पेंडुलम की बात की है, ये डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल विच इज कॉल्ड द बॉब, एंड दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, एंड इट इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट द बॉब इज फ्री टू मूव बैक एंड फोर्थ. तो एक तरफ से अटैचमेंट है और दूसरी तरफ से इट इज फ्री टू मूव बैक एंड फोर्थ. तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, आपके पास 3 पॉइंट्स है. मेटल बॉल फर्स्ट पॉइंट, suspended by a long thread from a rigid support as second point, and it is free to swing back and forth. This is very important definition of simple pendulum. These are all labelings which we have discussed also. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Next, these are all the terminologies. What are mean position? What is the length of the pendulum? The length from the point of the suspension. I mind you, the length. What is the length of the pendulum? From the point of the suspension to the center of the bob is known as the length of the pendulum. That I have already discussed with you also. है ना? What is extreme position? The maximum distance at which you take the bob. That position is known as the extreme position. And there are 2 extreme position. उन positions को extreme position कहते हैं और distance को क्या कहते हैं? Amplitude, the maximum displacement. और हमेशा amplitude क्या होता है? The amplitudes AB is equal to BC. ठीक है, मैंने उसमें ए इधर ले लिया था, बी इधर ले लिया था, सी इधर ले लिया था, दैट डजंट मैटर. ठीक है, द एम्पलीट्यूड्स ऑन ईदर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. सो यू कैन ऑल्सो टेक अ क्लिक ऑफ दिस ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन टू दिस, व्हाट इज एन ऑसिलेशन? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज द ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन को 2 तरीके से हम बोल सकते हैं. मैंने इसमें आई थिंक कर दिया है मूवमेंट ऑफ द बॉब. यस, मैंने कर दिया है. इसमें 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस मैंने दिखा दिए हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन. तो पहला B to A, दोनों साइड्स में घूम के वापस यहाँ पर आना है. तो B to A, फिर A से वापस C से B. और एक और टाइप ऑफ ऑसिलेशन कैसे हो सकता है? A to C to A, जो हमने करके देखा. या आप इधर से भी ले सकते हो, C to A to C. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन. एंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम अनलेस एंड अनटिल द लेंथ इज सेम. है ना? लेंथ जब तक सेम है, टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशन विल ऑलवेज बी द सेम, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटली देखा भी. अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. तो अच्छा, एक और चीज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हुए. व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक?
सबसे पहली बात, क्योंकि ठंड है आप देख सकते हैं फैंस वैसे ही नहीं है और मैं एक क्लोज रूम में हूँ तो विंड मूवमेंट नहीं है, तो विंड मूवमेंट क्यों ज़रूरत है, ताकि सिंपल पेंडुलम मतलब हवा की वजह से जो हमने थ्रेड लटकाया है तो वो हिले ना, हवा की वजह से फ़ैन चल रहा है तो ये जो मूवमेंट है वो हिंडर ना करे मूवमेंट को और हमारी कैलकुलेशंस गलत ना हो। तो सबसे पहले फैंस शुड बी स्विच्ड ऑफ। और जो हमारा थ्रेड है, मैंने तुमको पहले ही बोला था, मैंने क्या बोला था, नॉन इलास्टिक होना चाहिए। अब समझ में आया क्यों नॉन इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो गई तो क्या किस पे असर आएगा, टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, तो टाइम से ही उसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट क्या, वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम से ही उसकी डेफिनेशन हो रही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो उस पर डिफरेंस आएगा। इसीलिए नॉन इलास्टिक थ्रेड शुड बी टॉट मतलब टाइट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक बार आपने देखा ना, मैंने एक बार पुश कर दिया तो क्या मैं बार बार पुश करती जा रही थी, नहीं ना, आपने एक बार पुश कर दिया आप छोड़ देंगे एंड यू विल कैलकुलेट द टाइम। सो द बॉब once released should not be pushed again and again. So these are the 3 precautions we should take. ठीक है। और आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम for the given length. Until the length is changed, the time period will not change. So time period depends upon the length of the pendulum. Time period, सबसे पहली बात हमने ये देखा, ऑब्जर्वेशन क्या थी, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम until the length of the pendulum is changed. Conclusion, time period does not depend upon the amplitude, time period just depend upon the length of the pendulum. That was a very important observation. ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया था डिफरेंट लेंथ पे, आपको टीचर बोलेगी तो एम प्रोसीजर वगैरह बोलेगी, और उसके बाद आपने इसमें प्रिकॉशंस भी लिखना, प्रिकॉशंस हर एक्सपेरिमेंट के साथ प्रिकॉशंस होने चाहिए। आफ्टर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन टू राइट डाउन द प्रिकॉशंस, कि कैसे हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए इस एक्सपेरिमेंट को करने में। फिर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स लिखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन लिखना, पहले एम प्रोसीजर, फिर उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन लिखना, कंक्लूजन लिखना, लास्ट में प्रिकॉशंस लिखना। और ये जो टेबल्स होते हैं ना जो हमने दिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम आप देखोगे, कभी कभी आपने 15 लिया, आपने 20 लिया, अभी 30 सेंटीमीटर लिया, ये जो टेबल्स होते हैं ना वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल के वाइट शीट्स पे बनाना हमेशा। अगर आप कॉपी पे कर रहे हो तो इसको वाइट शीट पे ड्रॉ करना टेबल्स को, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अच्छा, पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेती है, एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. हमने तो 10 oscillations का किया, तो ये 20 oscillations का कह रहे हैं। A simple pendulum take 32 seconds to complete, अच्छा 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period? तो टाइम पीरियड देखो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट, आप हमेशा यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। पर जब आप यूनिटरी मेथड कर रहे हो तो यू राइट डाउन द फुल स्टेटमेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या, डेफिनेशन कहाँ से शुरू होगी, टाइम से, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो आप लिखोगे यहाँ पर जो चीजें दी होती हैं वो आपको इस तरफ लिखनी है। टाइम टेकन, सबसे पहले यूनिटरी मेथड से देखो कैसे फॉर्मूला है, टाइम टेकन for 20 oscillations, कितना है टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is, what is the time taken, 32 second. Now you have to calculate time taken for, time period का मतलब क्या है, time taken for one oscillation, right? तो हम क्या करते हैं, 32 ये दोनों मल्टीप्लाई, और ये जो कॉर्नर में छुपा हुआ है ये क्या करते हैं, इसको डिवाइड, ठीक है। क्या आएगा, 5 4 20, आगे 4 के टेबल में जाएगा, 4 5 20, 4 8 32। अब 8/5 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 1 5, 5 6 30, व्हाट डू यू गेट, 1.6 सेकेंड। मतलब एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लिया, 1.6 सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आया। ये 32 क्या है, व्हाट इज द 32, टाइम टेकन, और 20 क्या है, ऑसिलेशंस। तो इसका मतलब हम टाइम पीरियड को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड को आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम पीरियड है ना, तो ऊपर लिखो टाइम टेकन और नीचे लिखो नंबर ऑफ
ऑसिलेशंस। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं अगर अपने बच्चों से पूछूं तो बच्चे कहते हैं हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, बट आई प्रेफर चिल्ड्रन डूइंग दिस मेथड। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि यूनिटरी मेथड से ही एक्चुअली ये फॉर्मूला है। 20 ऑसिलेशंस के लिए इतना है तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना है। बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट 20 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, पूरा स्टेटमेंट लिखिए। फिर आपने क्या करना है पता नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये वाला कॉर्नर में छुपा हुआ डिवाइड, एंड यू गेट 1.6 सेकेंड। तो ये वाला इस फॉर्मूले से आपका ये आंसर आया। तो व्हाट इज दिस 32? इट इज टाइम टेकन। टाइम पीरियड है तो ऊपर क्या आएगा, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सो व्हाट डू यू गेट, 1.6 सेकेंड। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आधा नंबर इस चीज का, हाफ मार्क आपका इस चीज का होगा, इस चीज का हाफ मार्क। दिस स्टैंड्स फॉर 1 मार्क, हाफ मार्क फॉर राइटिंग डाउन द आंसर, हाफ मार्क फॉर योर यूनिट। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? जब आपने मेरे स्पीड के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको यूनिट लिखने का तरीका भी बताया कि कैसे यूनिट्स लिखना है, सेकेंड्स के कैसे लिखने हैं, है ना, ये सब मैंने बताया। इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर? तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए बस आप टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर दीजिएगा। इज इट ओके? अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ आपका ये टॉपिक जो है एक और चीज़ बताता है। हमने ये डिस्कस की हुई है हाउ टू राइट डाउन SI यूनिट्स ऑफ टाइम, मैंने स्पीड वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बस एक क्विक रिकैप, सेकेंड की यूनिट S होती है, और अगर हमें हायर यूनिट्स मेजर करनी है टाइम की तो मिनट्स और R होती है। और लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिट्स कैन नेवर बी प्लूरल। अगर मिनट्स है तो MINS नहीं होगा, HRS तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सिर्फ H होगा, और सेकेंड्स के लिए सिर्फ स्मॉल s होगा। रिलेशनशिप बिटवीन तुम्हें पता ही है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये तो हमें पता ही है। हमेशा जो सिंबल्स होते हैं वो लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, और इनका सिंगुलर फॉर्म लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इनके आगे फुल स्टॉप नहीं लगता है, ठीक है। और ये तो बताइए आपको SEC और HRS नहीं लिखना। मेन चीज़ ये है कि आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, जैसे सेकेंड का स्मॉल लेटर लिखना है, इसको प्लूरल नहीं लिखना है, और इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। स्मॉल लेटर और सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। अगर मिनट्स हैं तो मैं बोलने में मिनट्स लिख रही हूँ तो MINS मत कर देना, ये गलत होगा। अब नाउ CBSE इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, यू राइट डाउन ओनली MIN। फिर स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इसके आगे प्लूरल वाला नहीं लगाना, प्लूरल के साथ इसके आगे क्या नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ 10 सेकेंड तो 10 लिख के थोड़ा सा गैप देके सेकेंड लिखोगे। अगर मैं बोल रही हूँ 10 मिनट्स तो थोड़ा सा गैप देके 10 मिनट्स लिखोगे। तो ये दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई लेक्चर ऑफ स्पीड। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। एक बार आपकी बुक से थोड़ी सी 1-2 चीज़ें मुझे कवर करनी है तो वो कवर कर लेते हैं, एंड दैट विल वाइंड अप विद अ चैप्टर। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ वहाँ से हमने कहाँ पर किया है। ठीक है, नाउ सी दिस पार्ट, ये आपने देख लिया। द पेंडुलम क्लॉक वॉज इन्वेंटेड इन 1656 एंड पेटेंट मतलब लीगल इसके पेपर्स वगैरह कब डाले गए, क्रिश्चियन हाइगन्स इन 1629। और इसकी डिस्कवरी, इसका मेन जो पेंडुलम क्लॉक की डिस्कवरी का प्रिंसिपल था पीरियोडिक मोशन, इसको किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो गैलीली, बाय सिंपल अरेंजमेंट दैट वाज नोन एज सिंपल पेंडुलम, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा था। ही सॉ द लैम्प, ये सारी कहानी लिखी हुई है, और उसने पल्स रेट से मेजर किया था कि कैसे द लैम्प टुक द सेम टाइम। तो ये हमारा ये वाला पैराग्राफ इस चीज़ से डील कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का पूरा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, हाँ ये देखिए सिंपल पेंडुलम, ये हमने देखा ही हुआ है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। A simple pendulum consists of a small metal ball called bob suspended from a rigid support. ये तो मैंने आपको दिखा दिया। Periodic motion क्या होता है, when the body moves to and fro. And what is this type of periodic motion? It is also known as oscillatory motion. और pendulum कब 2 oscillations complete करेगा, यहाँ पर बताया हुआ है कि जब O से B, B to A, then coming back, then again B to A, A to B, या A to B, B to A, ये मैंने आपको बता दिया। What is time period, ये भी मैंने आपको बता दिया, time taken to complete 1 oscillation. Then they are saying कि you make your own simple pendulum and calculate the time taken for 10 oscillations. तो हमने ये भी कर लिया। And what do you conclude? The time taken for every oscillation is same. और हमने amplitude भी change करके देख लिया, तब भी time was same. Now you did an important historical experiment which was done by Galileo Galilei. What questions could you ask? ये सारे हमने चीज़ें की। टाइम पीरियड
अगर आप लेंथ चेंज करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, कुछ भी आ जाए, मास के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. All the pendulum of the similar length have the same time period. This is very important. Time period of a simple pendulum of a given length is always constant, and this property is useful in making the clocks. ठीक है, तो इसको करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आई होप दिस पेज इज ऑल्सो क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज. थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक लैग करता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस, नेक्स्ट. अब आजकल जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं, मॉडर्न क्लॉक्स जो हमारी हैं दैट आर बेस्ड, इसमें अच्छा मॉडर्न क्लॉक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल पीरियोडिक मोशन का था, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मॉडर्न क्लॉक यूजेज द सेम प्रिंसिपल इन विच द बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बट दोज वाइब्रेशंस आर टाइनी एंड वेरी रैपिड वाइब्रेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर. सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेशंस थी, इट वॉज टेकिंग अ लार्ज टाइम. तो जैसे हमारे पास क्वार्ट्ज वॉचेस होती हैं, क्वार्ट्ज वॉचेस में क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पे, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. और वो कितना वाइब्रेट करता है, जैसे हमने देखा 1 सेकेंड में, इसमें तो कितना टाइम ले रहा था, एक टाइम मतलब पूरा मूवमेंट के लिए कितना ज़्यादा टाइम ले रहा था. तो ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकेंड में मिलियंस ट्रिलियंस टाइम्स ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है वाइब्रेट करता है. तो अगर हमारा पेंडुलम क्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, जो पेंडुलम का जो बॉब है वो मूव कर रहा है, हो सकता है उसका जो है वो क्या हर दिन 10 सेकेंड्स जल्दी या देर उसका हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम में वेरिएशन आ जाता है. बट इसमें क्योंकि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है 1 सेकेंड में, तो सारी कुछ वाइब्रेशंस कम है, कुछ वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो जब उनका एवरेज लिया गया तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया वो एरर, तो वह एरर नहीं आया. तो दैट इज वाई दे हैव टेकन मॉडर्न क्लॉक इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ वेरी रैपिड वाइब्रेशंस. और स्मॉल वाइब्रेशंस क्यों नहीं है, छोटी छोटी वाइब्रेशंस क्यों नहीं है, लॉन्ग वाइब्रेशंस. जैसे पेंडुलम में तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, तो क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस हो सकते हैं, एयर रोक सकती है उस वाइब्रेशन को, अफेक्ट कर सकते हैं. पर छोटी छोटी वाइब्रेशंस है तो एयर का जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है वाइब्रेशन के लिए, वो भी नहीं होगा. सो दैट इज वाई मॉडर्न क्लॉक की वर्किंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत टाइनी वाइब्रेशंस, छोटे एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस और रैपिड वाइब्रेशंस लिया गया, क्योंकि 1 सेकेंड में मिलियन ट्रिलियंस वाइब्रेशंस हो रही हैं. तो कुछ वाइब्रेशंस कम है, कुछ वाइब्रेशंस ज़्यादा है, तो जब उनका एवरेज लिया गया तो सारी नलीफाई हो गया वाइब्रेशंस में. समझ में आ रही है. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स में या एटॉमिक हमारी क्लॉक्स होती हैं जिसमें एटम्स यूज़ किए जाते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जैसे हमारा सीजियम एटम है, यूरोबीडियम एटम्स, उनको यूज़ करते हैं, दे वाइब्रेट एंड गिव अस द टाइम. वाइल हाइगन्स अर्ली पेंडुलम गेन और लूज 10 सेकेंड, मतलब या तो ज़्यादा जल्दी 10 सेकेंड या ज़्यादा कम 10 सेकेंड्स हो जाता था. दैट वाज अ डिसएडवांटेज. तो साइंटिस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द क्लॉक. तो दे लूज ओनली, अब हमारी जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, दे लूज ओनली 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज क्लियर. नाउ यूनिट ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया, इसमें यही बताया हुआ है कि आप लोअर केस लेटर में लिखिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और एंड शुड नॉट बी प्लूरल. अब भाई आप ये लेके अपनी टीचर के पास नहीं आ जा सकते, क्लियर, एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन कर रही है, एसईसी और एचआरएस आर नॉट अलाउड. एक ये लास्ट टॉपिक देख लीजिए, ये भी बड़ी ब्यूटीफुली एनसीईआरटी देती है. इन टूडेज वर्ल्ड मेजरिंग टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स 100th ऑफ अ सेकेंड. देखो इसमें लिखा है 100th, TH लिखा है. 100th का मतलब होता है 1/100. जब 100 के साथ TH लग गया मतलब ये डिवीजन में 1/100th ऑफ अ सेकेंड. दैट मीन्स इट रिकॉर्ड 0.01 सेकेंड. और 1000 का मतलब क्या हो गया, 0.001 सेकेंड ऑफ अ टाइम. तो कई बार रेस में जरा सा मिली सेकेंड का डिफरेंस रह जाता. तो हमारे पास ऐसी क्लॉक्स भी हैं जो 100th और 1000th ऑफ अ सेकेंड भी टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं. और ये सबसे अच्छा पॉइंट ये, जो हमारी जो ईसीजी मशीन्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स जो हैं, जो मिली सेकेंड का वेरिएशन जो डिटेक्ट कर सकती हैं. कैसे मिली सेकेंड्स का वेरिएशन डिटेक्ट करती हैं, आपको पता है हमारे 1 मिनट में हार्ट की पंपिंग कितनी होती है, 72 to 80 टाइम्स. तो 72 to 80 टाइम्स कितनी बार हमारा कितनी देर में होता है, 1 मिनट में. तो मतलब कि हमारा 60 सेकेंड्स में हमारा जो है, हमारी 72 वाइब्रेशंस होती हैं, बीट्स होती हैं हमारी 60 मिनट्स में.
60 मिनट्स में हमारी, मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, ठीक है, रुक जाओ, लिव इट अ मिनट, यस। तो देखें ज़रा, हमारी 72 बीट्स होती हैं इन 60 मिनट। तो एक बीट का टाइम कितना रहेगा हमारा 60, मैं क्यों बता रही हूँ देखो ज़रा, बड़ा अच्छी चीज़ है, 0.8 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 800 मिली सेकेंड। 800 मिली सेकेंड का मतलब है, व्हाट इज मिली सेकेंड, अभी आपने देखा 1000th ऑफ अ सेकेंड, 1000th ऑफ अ सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड इज 1000th, 1000th का मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो अगर आप कैंसिल करोगे दिस कम्स आउट टू बी 0.8 सेकेंड ओनली, है ना, हाँ कि ना। तो हमारा जो ये जो हमारा जो ईसीजी मशीन है, ये कितना वेरिएशन, ये मिली सेकेंड्स के वेरिएशन। ईसीजी का काम क्या है, ये जो मॉनिटर करती है कि हमारा मेजर करती है हार्ट बीट्स इन मिली सेकेंड। तो अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि 1 सेकेंड की प्रॉब्लम होगी या 2 सेकेंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। यू कैन सी हमारे जो हार्ट की जो बीटिंग है, एक बीट के लिए 0.8 सेकेंड है। एक बीटिंग का मतलब है कितनी बार हार्ट ब्लड को, हमारा हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो वो 0.8 सेकेंड में हो रहा है। तो अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, वो मिली सेकेंड्स में होगी, दैट इज ऑलमोस्ट, अगर एक हार्ट बीट के लिए 800 मिली सेकेंड्स में होगी, तो ये नहीं कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स में होगी। तो हमारी ईसीजी मशीन्स मिली सेकेंड्स रिकॉर्ड करती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जैसे किसी का है टिक, कोई मशीन चल रही है, टिक 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 टिक, अगर किसी का ये टिक है और ये समझ लो टिक, ये जो नीचे वेरिएशन आया है, जो देर हुई है टिक करने में, वो जल्दी भी हो सकती है, ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो वो वेरिएशन को ये ईसीजी मशीन डिटेक्ट कर सकती है मिली सेकेंड्स में। आजकल अब ये भी देख सकते हैं, मेनी डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, दे प्रोसेस इन माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो इज 1, ये आता है भाई, मिली सेकेंड इज 1000 एंड माइक्रो इज मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, 1 बाय तो मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड आप कर सकते हो। साइंटिस्ट कंटिन्यू टू डेवलप इवन मोर प्रिसाइज स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, और प्रिसाइज एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने और बेटर क्लॉक्स एंड वॉचेस वगैरह डेवलप किए हैं ताकि हम लोग और डेवलप हो सके। So that's all about this chapter. I have covered each and every point related to the time. अगर कुछ भी queries है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो लिखिए ज़रूर, ताकि मैं उस चैप्टर को कवर कर सकूँ। ठीक है बेटा, keep yourself safe and be healthy. Thank you so much.